नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस का दावा, महंगाई के लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 7 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंचे, लेकिन देश में डीजल पेट्रोल सस्ता करने को तैयार नहीं है सरकार। शिवसेना का दावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गोधरा मामले में शरद पवार ने दिलाई जमानत। शाह को मराठी मानुषों का होना चाहिए शुक्रगुजार। मदरसों के सर्वे पर बैकफुट पर आई योगी सरकार। सीएम योगी बोले, असम की तरह यूपी में मदरसों पर नहीं होगी कार्रवाई। कभी भी हो सकता है दिल्ली नगर निगम चुनावों का ऐलान। एमसीडी की 250 सीटों पर कराई जाएगी वोटिंग। 42 वार्ड एससी के लिए होंगे रिजर्व। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से। कांग्रेस को जल्द ही अपना फुल टाइम अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे G23 के नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे नितिन गडकरी के एक और बयान ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। वहीं बात होगी दिल्ली में मचे सियासी घमासान की। इसके अलावा भी और कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जल्द अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं पार्टी आलाकमान ने चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए G23 नेताओं की शंकाओं को भी दूर कर दिया है। तो कैसे 2024 के लिए कांग्रेस खुद को कर रही है तैयार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं पार्टी की अंदरूनी टूट-फूट को जोड़ने की कवायद भी तेज है। अब कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक सुधार में भी बड़े बदलाव कर रही है। कांग्रेस जल्द ही अध्यक्ष पद का महत्वपूर्ण चुनाव कराने जा रही है। इससे पहले शशि थरूर, कार्तिक चिदम्बरम और मनीष तिवारी सहित 5 सांसदों ने अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व मतदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए राजी हो गया है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करना चाहता है, वो निर्वाचक मंडल बनाने वाले सभी 9000 प्रतिनिधियों की सूची देख सकेगा। ये सूची 20 सितंबर से पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के कार्यालय में मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने राज्य के 10 प्रतिनिधियों के नाम राज्य कांग्रेस कार्यालय में देख सकते हैं। उन्होंने सांसदों को लिखे एक खत पे कहा है कि एक बार नामांकन पर हस्ताक्षर कर मुख्य रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिए जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधियों की पूरी सूची मिल जाएगी। उन्होंने कहा, अगर कोई नेता विभिन्न राज्यों के 10 समर्थकों से नामांकन प्राप्त करना चाहता है, तो सभी 9000 से अधिक प्रतिनिधियों की सूची दिल्ली में मेरे कार्यालय में 20 सितंबर से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे को आकर देख सकते हैं। वो आ सकते हैं और सूची से अपने 10 समर्थकों को चुन सकते हैं और नामांकन के लिए उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम का थरूर ने स्वागत किया है। इससे साफ है कि अब कांग्रेस अंदरूनी रूप से भी मजबूत हो गई है, जो बीजेपी के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल की इस यात्रा को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आज राहुल की यात्रा का 5वां दिन है और ये यात्रा केरल पहुंच चुकी है। तो वहीं इस यात्रा ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। राहुल की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। बीजेपी अब कितने भी आरोप क्यों ना लगा ले, लेकिन राहुल के इरादे कमजोर नहीं होने वाले हैं। युवाओं के समर्थन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश दुगना कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। राहुल गांधी की पद यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मुलागुमुदु से हुई थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। यात्रा के दौरान कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पार्टी ने इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बताया है। तमिलनाडु से होते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
केरल पहुंच चुकी है। आज केरल के परसाला इलाके से यात्रा शुरू हुई। इसी के साथ यात्रा के 19 दिन केरल में ही गुजरेंगे। ये यात्रा अगले 19 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद के सुधाकरन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और एआईसीसी महासचिव तारिक अनवर और दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इनमें के.सी. वेणुगोपाल और शशि थरूर के अलावा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और पूर्व एलओपी रमेश चेन्नीथला भी शामिल थे। केरल में राहुल गांधी 19 दिनों में 450 किलोमीटर की यात्रा करके मलपुरम के नीलाम्बुरु तक जाएंगे। ये यात्रा 14 सितंबर को कोलम जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद 17 सितंबर को अलापुझा पहुंचेगी और 21 से 22 सितंबर को एर्नाकुलम जिले से होते हुए 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में कांग्रेस नेता 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। 19 सितंबर को प्रियंका गांधी के भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी जहां से भी गुजर रहे हैं, वहां उन्हें लोगों का खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। यात्रा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने बीजेपी कैंप में हड़कंप मचा रखा है और बीजेपी को 2024 में अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। राहुल की यात्रा एक नया इतिहास बना रही है, तो वहीं बीजेपी यात्रा को लेकर अनाप शनाप बयान दे रही है, जो बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है। वैसे 2024 में बीजेपी की मुश्किलें राहुल ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि बीजेपी के नेता भी मोदी सरकार की जीत की राह में कांटे बिछा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने दावा किया था कि वो 5 साल में किसानों की आय को दुगना कर देंगे। पीएम ने जितना समय मांगा था वो निकल चुका है, लेकिन किसानों की आय कितनी बड़ी है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की आय को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने संकेतों में साफ कर दिया कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ानी है तो उन्हें सरकार पर निर्भरता छोड़नी होगी। सरकार के भरोसे किसानों की आय नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए किसानों को सरकार का भरोसा छोड़ देना चाहिए। उन्हें खुद ही अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। किसान सरकार पर निर्भर न रहें, अपने उत्पादों के विपणन और निर्यात के लिए खुद ही कंपनियां बनाएं। सरकार से मदद वही मांगे जहां किसान के सामने ऐसी समस्या आ जाए कि वो उसे हल नहीं कर पाए। गडकरी ने नासिक के किसान विलास शिंदे का उदाहरण देते हुए कहा कि शिंदे ने बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सब्सिडी या सहायता के सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने भी एक किसान के रूप में अपनी उपज के लिए एक बाजार ढूंढा। आपको भी अपनी उपज के लिए एक बाजार खुद ही ढूंढना चाहिए। मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, सरकार के भरोसे नहीं रहें। गडकरी ने किसानों को सलाह दी है कि 50 से 100 किसानों को कृषक उपज कंपनी बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए, जिससे वे अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेच सके। ऐसे किसान समूह अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। नितिन गडकरी जो कहते हैं उसमें वजन होता है। शायद यही वजह है कि विपक्षी नेता भी उनके काम और बात दोनों के कायल हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली इस वक्त बीजेपी और केजरीवाल सरकार का सियासी अखाड़ा बनी हुई है, जहां हर रोज बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे उछाल रही है और आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन सीएम केजरीवाल हर बार बच निकलते हैं। तो अब दिल्ली में किस बात पर मचा है कोहराम, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में जब से नए उपराज्यपाल के रूप में वी.के. सक्सेना ने शपथ ली है, तब से उनकी केजरीवाल सरकार के साथ तकरार तेज हो गई है। पहले सिंगापुर ट्रिप को इनकार, फिर शराब घोटाले में जांच की बात और अब डीटीसी बस खरीद घोटाला निकालकर उन्होंने लड़ाई को और बढ़ा दिया है। दरअसल उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने ये फैसला लिया है। वहीं उपराज्यपाल के फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि टेंडर रद्द हो गए थे और बस कभी खरीदी ही नहीं गई। इसी के साथ ही सरकार ने उपराज्यपाल को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा गया है कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा एलजी को पता ही नहीं कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं। इस तरह की जांच से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निराधार शिकायत के बाद अब वो चौथे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं।
उपराज्यपाल पहले खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें। आपने कहा कि उपराज्यपाल पर आरोप है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अब जहां आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी ने बस घोटाले के सहारे दिल्ली के सियासी सफर को आसान बनाने की कोशिश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने डीटीसी बस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के एलजी के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कहा कि इससे आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ गया है। अब बीजेपी तो आम आदमी पार्टी को दागी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल में जंग छिड़ी है, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में संग्राम छिड़ा है। गणपति विसर्जन को लेकर एक बार फिर शिंदे गुट और उद्धव गुट के समर्थक आमने सामने आ गए। इस टकराव में उद्धव गुट ने बता दिया कि महाराष्ट्र में आज भी उनका ही राज चलता है। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को किनारे लगाने की बीजेपी और शिंदे की हर रणनीति फेल हो रही है। उद्धव ठाकरे ने गणेश चतुर्थी के मौके पर यह बता दिया कि आज भी मुंबई में उनका ही राज चलता है, लेकिन गणेश विसर्जन के दौरान शिंदे गुट की गुंडागर्दी देखने को मिली, जिसके बाद उद्धव गुट भी मैदान में आ गया और दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मुंबई में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अब दादर में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के बीच टकराव देखने को मिला। इससे पहले मुंबई के प्रभा देवी इलाके में 9 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के बीच बहस हो गई थी। शनिवार की रात ये विवाद और बढ़ गया। दादर पुलिस थाना क्षेत्र में एक बार फिर दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। प्रभा देवी में कल रात हुए झगड़े में शिंदे गुट के शाखा प्रमुख संतोष तेलवने ने ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख महेश सावंत सहित दूसरे कार्यकर्ताओं पर मारामारी करने, धमकी देने और गले की चेन चुराने का आरोप लगाया, जबकि ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के विधायक सदा सावरकर पर गोली चलाने का आरोप लगाया। आरोप है कि शिवसेना के विभाग प्रमुख महेश सावंत इस झड़प और गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं। हालांकि सावरकर ने इन आरोपों को खारिज किया है। रात भर चला हंगामा सुबह 4 बजे के करीब जाकर शांत हुआ। पुलिस की पूछताछ के बाद सुबह करीब 4 बजे सावरकर थाने से बाहर निकले। पुलिस ने अभी तक मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन दादर पुलिस थाने में संतोष तेलवने की शिकायत पर ठाकरे गुट के महेश सावंत सहित 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव ने भी राज्य का सियासी पारा गर्मा रखा है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में राज्य में इस तरह की झड़प की घटनाएं और बढ़ सकती हैं और महाराष्ट्र पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि राज्य में फिर से उद्धव और शिंदे के समर्थक आमने सामने होंगे। ऐसे में उद्धव के सामने बीएमसी बचाने के साथ साथ खुद की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। चुनौती तो मेघालय के राज्यपाल भी पीएम मोदी के सामने पेश कर रहे हैं, जो अपने हर एक बयान में मोदी सरकार को आईना दिखा जाते हैं। तो अब पीएम मोदी पर क्या कह गए सत्यपाल मलिक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है। मलिक साफ कर चुके हैं कि केंद्र सरकार एक इशारा तो करे, इस्तीफा उनकी जेब में रखा हुआ है, वो तुरंत ही इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही राजस्थान के झुंझुनू में पत्रकारों से उन्होंने ये कहकर भी हलचल मचा दी कि मुझे केंद्र की ओर से इशारा मिला था कि चुप रहें। अगर मैं चुप रहता हूं तो मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। वैसे जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। मेघालय के राज्यपाल के इस बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। पार्टी ने इसे लेकर ट्वीट किया, मोदी जी की रेवड़ियां, सरकार के खिलाफ मत बोलो, मेरे काले कारनामे मत खोलो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे मोदी सरकार से ऑफर था कि सच बोलना बंद कर दो, उपराष्ट्रपति बना दूंगा। वाह मोदी जी वाह, आप तो बड़े कलाकार निकले। दरअसल पीएम मोदी विपक्षी दलों के उन दावों पर तंज कसते रहे हैं जिसमें कांग्रेस और विपक्ष की सरकार जनता के लिए फ्री स्कीम या जनता को अनुदान पर जरूरत का सामान उपलब्ध कराने का वादा कर रही है या उसे उपलब्ध करा रही है। पीएम ने इन्हें विपक्ष की रेवड़ियां कहा था। अब पीएम के इसी बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। वैसे मेघालय के राज्यपाल पहले भी कई बार किसान विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर सरकार ने किसानों की एमएसपी की मांग को नहीं माना तो किसान एक बार फिर आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही मलिक ने राहुल गांधी की तारीफ भी की है। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रगान में छेड़छाड़ को लेकर फंसी योगी सरकार की। यूपी की 2.5 लाख सरकारी किताबों के राष्ट्रगान से
उत्कल बंग शब्द गायब है। कक्षा 5 की हिंदी की किताब में राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन इन किताबों से उत्कल बंग शब्द नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में यूपी सरकार से सफाई देने के लिए कहा है, साथ ही कहा है कि वो इस मामले पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेगी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे फंस गई यूपी की योगी सरकार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की योगी सरकार का एक और कारनामा सामने आया है। अपने इस कारनामे की वजह से योगी सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले के परिषदीय स्कूलों के लिए शासन ने सरकारी किताबें भेजी थी, लेकिन कक्षा 5 के हिंदी की किताब में राष्ट्रगान से उत्कल और बंग शब्द गायब हैं। मामले का खुलासा होने के बाद अब ये मामला सुर्खियों में है, क्योंकि करीब 2.5 लाख किताबों से ये शब्द गायब हैं। अब अधिकारी अपनी साजिश पर पर्दा डालने के लिए इसे मिस प्रिंटिंग का मामला बता रहे हैं। वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी बंगाल हार का बदला ले रही है। कौशाम्बी जिले के अंतर्गत 1089 परिषदीय स्कूल हैं और यहां 1 से 8वीं तक के करीब 1,85,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। कक्षा 5 में हिंदी के लिए वाटिका नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। पुस्तक के आखिर में राष्ट्रगान लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ के बाद उत्कल बंग शब्द गायब है। इसके बाद अगली लाइन लिखी गई है। जब ये मामला सुर्खियों में आया और विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, ये मामला प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, राष्ट्रगान की लाइन में गलती हुई है और इसकी जानकारी अफसरों को दी जाएगी। ये प्रदेश स्तर की बात है, लेकिन आमतौर पर ये प्रिंटिंग में गड़बड़ी मानी जाती है। किताबों में राष्ट्रगान की लाइन गलत लिखी जाने पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया और आंदोलन की चेतावनी दी है। कौशाम्बी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कहा कि भाजपा बंगाल हार का दर्द भुला नहीं पा रही है, इस कारण उसने राष्ट्रगान की पंक्तियों से उत्कल और बंग राज्य का नाम जानबूझकर नहीं छपवाया है। हम इस पर आंदोलन चलाएंगे। आपको बता दें कि कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक मथुरा के प्रमोद प्रिंटर के यहाँ छपी है और प्रिंटर के मालिक प्रमोद गुप्ता हैं। हालांकि प्रमोद प्रिंटर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ किताब का सिर्फ कवर पेज छापा है। अब ये गलती से हुआ है या जानबूझकर, फिलहाल ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।